सो वी आर स्टार्टिंग विद द थीम 1। थीम 1 में आपका फर्स्ट यूनिट क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम स्टडी करेंगे, और हमने अभी फर्स्ट वीडियो में बेसिक्स देखा कि फर्स्ट वीडियो में बेसिक्स एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ द बीसी एंड व्हाट इज़ द एडी। तो ये क्या बताएगा? टाइमलाइन। तो यहाँ पे जो आपका था जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उसके बाद का पार्ट क्या है? एडी। उसके पहले का पार्ट क्या है? बीसी। तो आप इससे ये समझिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी वाले पार्ट में एग्जिस्ट करती थी, यानी क्राइस्ट के बर्थ से भी ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स बिफोर। यानी अगर आप प्रेजेंट में अगर बात करेंगे, अभी जो 2021 चल रहा है उससे कंपेयर करेंगे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी? इस अभी से 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे थी? इंडिया में। सो वी आर स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री, तो इंडिया में थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो ये बहुत ही फेमस टॉपिक होता है, हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एटलीस्ट नाम तो सुना ही होता है। अगर आपको पूरा डिटेल नहीं पता तो इसकी डिटेल हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो क्या सोर्सेज हैं इसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोर्सेज जैसे मैंने आपसे डिस्कस किए कि जो हम लोग कोई भी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर टाइम की, अगर मान लीजिए किसी टाइम की आप हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे आपको उसके रिटन टेक्स्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको रिटन टेक्स्ट ना मिले, जो ऑब्जेक्ट्स मिले उन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप हिस्ट्री का उस पर्टिकुलर एरिया का एनालिसिस करें। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है? ब्रिक्स क्यों मेंशन किया है, बीड्स क्यों मेंशन किया है, एंड बोन्स क्यों मेंशन किया है। तो ये पर्टिकुलर थीम है इस चैप्टर की, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें एक्सप्लेन करेगी। ब्रिक्स का मतलब उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में ब्रिक्स का यूज बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। ब्रिक्स का यूज किस लिए करते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए, रोड्स कंस्ट्रक्ट की, और डिफरेंट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्रिक्स का। और बीड्स एंड बोन्स, इसको बाकी आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस यूनिट में वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो इसमें क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन रीड करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सील is possibly the most distinctive artifact of हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्या है? आपकी हड़प्पन सील है। सील क्या होती है? क्या यूज किया जाता है? ये एक तरीके की मोहर होती है। जैसे आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपकी मार्कशीट पे एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अपनी स्टैंप लगाता है, जिसके ऊपर स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का नाम, फिर उसके ऊपर वो पर्टिकुलर एक साइन कर देता है। तो वो क्या होती है? एक मोहर होती है। तो ये सील क्या थी? वो उस पर्टिकुलर स्कूल की सील है। तो ये इसकी सील हड़प्पन टाइम में बहुत बड़े लेवल पे ये सील्स यूज होती थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस सील का। तो इसमें क्या है? इसके अंदर क्या है? देखिए, इसमें एक एनिमल है, ये वाला, ये एनिमल है इसमें, और ये इसकी स्क्रिप्ट है। जो स्क्रिप्ट क्या होती है? व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट मतलब द लैंग्वेज, उस टाइम की लैंग्वेज जिस पर्टिकुलर वर्ड्स में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। तो इसमें अगर मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट, ये किस स्टोन की बनी होती है? स्टीटाइट की। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स। एनिमल मोटिव, ये दिस इज मोटिव। मोटिव मीन्स एक तरीके से स्ट्रक्चर होती है उसमें। एंड साइंस फ्रॉम ए स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। सो ये क्या कहना चाह रहा है? हड़प्पन स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी अभी तक की एक खासियत क्या है कि अभी तक इसको जो साइंटिस्ट है वो डिसाइफर का मतलब है कि अभी तक इसको पढ़ने की जो हिस्टोरियंस या जो लिंग्विस्टिक्स है, नॉट साइंटिस्ट, जो हिस्टोरियंस है वो अभी तक इसको डिकोड नहीं कर पाए। डिकोड का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ये एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो अभी उनको इसका मीनिंग नहीं पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आज से 5000 साल पहले कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी वो अभी तक किसी को नहीं पता।
तो अभी तक इस पे रिसर्च चल रही है कि इसको डिसाइफर किया जाए। डिसाइफर का मतलब होता है कि हम इन वर्ड्स को समझ पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जो अभी तक लिंग्विस्टिक्स जो स्टडी करते हैं, हिस्टोरियंस जो होते हैं, वो अभी तक नहीं समझ पाए। येट वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। सो जब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा, जो चीज़ें पीछे रह गई, यानी लोगों के जैसे जैसे लोग वहाँ से माइग्रेट किए या लोगों की डेथ होना शुरू हुई, तो उसके बाद एक टाइम के बाद ये सिटीज़ खाली हो गई और जो लोगों ने वहाँ पे हाउसेज, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स जो वहाँ पे बची, अदर वर्ड्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, जो जब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई सिविलाइजेशन मिट्टी के नीचे दब जाती है। अगर मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन थी वो मिट्टी के नीचे दब गई, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एक वैसी ही सिविलाइजेशन है जो मिट्टी के नीचे दबी हुई है और उसकी अभी एक्सकेवेशन चल रही है। और उस एक्सकेवेशन में जैसे जैसे हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे ये सील मिली, तो जब उस पर्टिकुलर एरिया को, मिट्टी को धीरे धीरे हटाया गया, साफ किया गया, तो हमें वहाँ से ये सील मिली। फिर कुछ वेसल्स भी मिले, कुछ टूल्स भी मिले, इवन घर भी मिले जो मिट्टी के बीच में दबे हुए थे, सड़कें भी मिली। तो ये सब क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें इंफॉर्मेशन इन सब चीज़ों से मिलता है। लेट अस सी what we know about the Harappan civilization and how we know about it. So we will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change. Of course, there are some aspects of civilization that are as yet unknown and may even remain so. तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे लैंग्वेज अगर हमें अभी क्लियर नहीं है कि लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है हमें समझ में ना भी आए। सो अभी इसमें देखते हैं क्या टर्म्स एंड प्लेसेस की क्या बात करने जा रहे हैं। टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज जिस एरिया में ये सिविलाइजेशन थी वहां से रिवर इंडस फ्लो करती थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको हड़प्पन भी बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। वाई, बिकॉज जो फर्स्ट साइट जो इसकी मिली, फर्स्ट सिटी जो इस पूरी सिविलाइजेशन की मिली थी, वो क्या थी, हड़प्पा। सो हमें जैसे पता है कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, और या किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप रहते हैं तो बहुत सारी सिटीज़ हैं। अगर आप राजस्थान में हैं, अगर आप पंजाब में हैं, तो वहाँ पे अगर आप मान लीजिए यूपी में हैं, तो बहुत सी सिटीज़ होंगी। तो वैसे इस सिविलाइजेशन में बहुत सी सिटीज़ थी। तो फर्स्ट सिटी जो ढूंढी थी वो हड़प्पा थी। आगे उसकी लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. तो कल्चर इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज जिस एरिया में ये सारे ऑब्जेक्ट्स पाए गए थे, जहाँ पे मिले थे, तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कल्चरल सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं तो आपके आसपास के लोगों के साथ आपका कल्चर मैच करता है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसा फूड है कंज्यूम करते हो, आप कैसे टूल्स यूज़ करते हो, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, उस एरिया के कल्चर पे। सो इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या थे, ऑलमोस्ट हर हड़प्पन साइट मतलब जो भी लोकेशन, जो भी सिटी मिली या जो भी टाउन मिला, उनमें ये चीज़ें अवेलेबल थी। दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार एज अप। और ये इनमें से कुछ चीज़ें इवन ऐसे एरियाज में भी थी जहाँ पे नहीं थी। तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात, यानी ये काफ़ी वास्ट एरिया था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कवर किया गया। तो इसमें आप ये देखिए, ये क्या है, ये आपके वेट्स हैं जो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। ये क्या है, बीड्स क्या होते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए, गले में अगर आपको डालना है या ब्रेसलेट डालना है। और ये क्या है, आपकी सील्स। तो ये किसकी बनी होती है, स्टीटाइट स्टोन की। ठीक है, इसको आगे रीड करेंगे। ये है इसका मैप, किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो आप इसको देखिए, ये इंडिया का मैप है। इंडिया में ये राजस्थान है, अगर आपको पता हो तो। ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न बॉर्डर है ये वाला इंडिया का। ये वाली जो लाइन जा रही है, ये इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर है। और ये जितने भी नाम मेंशन किए हुए हैं डॉट्स के साथ, ये सारे क्या हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के
साइट्स हैं। देखिए सम इम्पोर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स। सो यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं। ये इंडस वैली, ये इंडस है, इंडस रिवर ये, और बाकी उसकी क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज, यानी जो इस रिवर के साथ आके जुड़ती थी अलग अलग लोकेशन पे। तो जो जितनी भी सिटीज़ थी, ये सारे जो ब्लैक डॉट्स हैं ये क्या है, ये सारी साइट्स हैं हड़प्पा की सिविलाइजेशन की। तो इन साइट्स में क्या होगा, इन साइट्स में हड़प्पन जो लोग थे, वो जो भी हमने देखा अभी सील्स थी या जो उनके घर थे, तो उस तरह की वो एक सिविलाइजेशन का इन्होंने पूरा एरिया कवर किया हुआ था। इस पूरे एरिया को सिविलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कुछ बड़ी सिटीज़ थी, कुछ छोटी सिटीज़ थी। तो ये इसका एक मैप है, ठीक है। सो इसमें ये जो आपका बॉक्स में बताना चाह रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि BC एंड AD क्या है। ये जीसस क्राइस्ट का टाइम है, इसके बाद के पीरियड को AD बोलते हैं, इसके पहले के पीरियड को BC बोलते हैं। सो BC स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, और BP या BC या BC ऑल्सो। सो और CE फॉर कॉमन एरा। सो आप इसको आगे देखते हैं। तो आगे रीड करते हैं। द बिगिनिंग्स, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। सो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, अब यहाँ पे मैच्योर का क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है, तो कोई भी सिविलाइजेशन होती है वो सडनली मैच्योर का मतलब होता है कि वो काफ़ी डेवलप्ड है। डेवलप्ड इन द सेंस वहाँ पे अच्छी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे उनका ट्रेड भी अच्छा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और वहाँ के लोग भी मतलब काफ़ी सेटल्ड। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं, रोड्स अच्छी बनी होती हैं, तो वो कौन सा उसका फेज़ एक मैच्योर फेज़ है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे अच्छी रोड्स नहीं है, तो वो क्या है, अभी वो इनिशियल स्टेज है। तो हो सकता है उस एरिया में पर्टिकुलर 20 से 30 साल बाद वो चीज़ें, या हो सकता है 50 साल बाद वो चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो पाएंगी। तो जैसे अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम से लेके अभी तक इंडिया में काफ़ी चेंजेस आए। तो अभी इंडिया धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, क्योंकि बिकॉज डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैच्योर फेज में क्या था, इसीलिए जो हड़प्पन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, 3 फेजेज हैं उसमें क्या है, अर्ली फेज, फिर आता है मैच्योर फेज, फिर आता है लेट फेज। ठीक है। तो अर्ली फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, यानी एडवांस डेवलपमेंट नहीं है, सिटीज़ भी उतनी बड़ी नहीं है, छोटी सिटीज़ हैं, रोड्स भी उतनी वहाँ पे नहीं है। फिर आती है मैच्योर से स्टेज, जिसमें डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे लेवल का हो चुका होता है, जिसमें अच्छे घर बने हुए हैं, बिजनेस भी बहुत ज़्यादा, सिटीज़ का स्केल भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं सिटीज़ में। बट इस एरिया में क्या था, विलेज में रहते लोग। तो ये क्या, अर्ली फेज़, फिर मैच्योर फेज़, देन लेट। तो क्या हुआ, शुरू हुआ यहाँ से, फिर इम्प्रूव हुआ, फिर उसके बाद वापस डिक्लाइन होना शुरू हो गया, फिर वापस वो धीरे धीरे जो उनके एडवांसमेंट्स जो उन्होंने की अपने सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। तो इसलिए अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेट फेज जो आगे आपको पढ़ाएंगे। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोएट्री, evidences of agriculture and pastoralism, and some crafts settlements, and the settlements were generally small and there were virtually no large buildings. It appears that there was a break between the early हड़प्पन and हड़प्पन civilization. So अगर आप इसमें बात करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत हुई अर्ली हड़प्पन से, फिर जब उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो उनकी क्या उनकी मतलब क्या थी, शुरुआत में क्या थी। पोट्री क्या होती है, पोट्री जो आप बोलते हैं कि पोट्स, जो पोट्स बनाते हैं, मटके हो गए या दूसरे मिट्टी के बर्तन हो गए, उनको क्या बोलते हैं, पोट्री। सो इसमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें उन एरियाज में हमें मिलती थी। उस एरिया की जो पोट्री थी उसका एक अलग डिज़ाइन था, एग्रीकल्चर होता था, पास्टोरलिज्म होता था, बट वहाँ पे इतने बड़ी सिटीज, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। सो अभी इसमें क्या बता रहा है कि अभी अर्ली हड़प्पन फेज है, जो आगे और डेवलप होके क्या बनेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एविडेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट एज वेल एज अबेंडनमेंट। तो
इसके बाद आगे स्टडी करते हैं कि उनका सबसिस्टेंट स्ट्रेटजी क्या थी। सबसिस्टेंस क्या होता है? कोई भी अगर सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करनी है, तो आप अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आप इजीली उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो क्या होती है सबसिस्टेंस में? नीड को पूरा करने के लिए क्या आप करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं। तो हमने देखा मैप 1 एंड 2, यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन दी सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाई अर्ली हड़प्पन कल्चर। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर अभी देखा हमने। देखिए अर्ली हड़प्पन, मैं बताता हूँ, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 3 फेजेज में ट्रांजिशन होता है। देखिए अर्ली, फिर मैच्योर, अर्ली से मैच्योर की ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो ऐसे समझिए कि इन दोनों पीढ़ी के बीच में 500 ईयर्स का गैप है, 500 ईयर्स का गैप है। यानी अभी जो अर्ली हड़प्पन है वो डेवलपमेंट लो है, लोग विलेजेस में रहते हैं, सिटीज़ नहीं है, और एग्रीकल्चर भी उतना अच्छा नहीं है, ट्रेड उतना ज़्यादा नहीं है, ट्रेड इज़ वेरी लेस, सो एग्रीकल्चर इज़ मॉडरेट, विलेज लेवल में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये इन चीज़ों में इन्होंने इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनका सिविलाइजेशन का स्केल बढ़ता गया। तो कैसे आ गया? मैच्योर फेज। मैच्योर फेज में क्या हो गया? अर्बन बन गया, वो अर्बनाइजेशन हो गया उसका। अर्बनाइजेशन मतलब बड़ी सिटीज़ बन गई वहाँ पे। जब सिटीज़ होती हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें पता है हमें, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है उसमें, ठीक है। बड़े लोग, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं उसमें, तो इनकम का डिफरेंस भी रहेगा उसमें। और भी खाली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, उसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी। सो ये सब क्या चेंजेस हैं? अर्ली टू मैच्योर फेज के चेंजेस हैं। तो इससे हमें पता लगता है जो हमें आर्कियोलॉजी में ऑब्जेक्ट्स मिले उससे ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे अर्ली टू मैच्योर फेज में ट्रांजिशन हुआ। सो इसमें बोलेंगे द कल्चर ऑल्सो शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजी। सो द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। तो ये बता रहे हैं कि उनकी क्या फूड हैबिट्स थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds। तो ये देखिए अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या, उनको क्या क्या मिलता है। ऑब्जेक्ट्स की तो हमने बात की, इवन उनको सीड्स भी मिलते हैं, बोन्स भी मिलती हैं। तो जब वो बोन्स और सीड्स देखते हैं तो वो आइडिया लगाते हैं कि उस एरिया, अगर मान लीजिए वीट के सीड्स मिले, कनक या गेहूं के जो सीड्स मिले या राइस के सीड्स मिले, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पे हड़प्पन्स क्या कंज्यूम करते थे, वीट एंड राइस। अगर बोन्स की बात करेंगे, अगर मान लीजिए फिश बोन्स मिली तो फिश का कंजम्पशन होता था। अगर जैसे चिकन की बोन्स अगर मान लीजिए उस टाइम पे मिल जाती तो उन लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि ये लोग चिकन का कंजम्पशन करते थे। सो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। सो दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। तो जब ये इनको जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में जब ये खुदाई करते हैं, जब उसको साफ करते हैं, तो इनको पूरा ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले, ये एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से ग्रेन्स मिले। चिकपी एंड सीजमे, मिलेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, गुजरात में मिलेट्स मिली। तो जिस एरिया में जो कैसे होगा, अगर मान लीजिए कोई एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी, अगर मान लीजिए किसी एरिया में वीट है, तो उस एरिया में जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होगा तो वहाँ पे वीट के सीड्स मिलेंगे। किसी एरिया में बार्ले होगा, बार्ले भी एक तरीके का, उसका भी एक मतलब गेहूं के टाइप का होता है, तो वो अगर वहाँ मिला तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे बार्ले का कल्टीवेशन होता था। अगर मान लीजिए राइस मिला किसी जगह पे तो वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता था। सो एनिमल्स बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल। कैटल क्या होता है? गाय या आपकी बफेलो, भैंस, काऊ वगैरह, ये सब क्या होते हैं? कैटल। शीप, गोट, बफेलो, पिग। स्टडीज बोन ऑफ स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट और जियो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड क्या होते हैं? इन लोगों को स्पेशली उनको जैसे अभी
कोई अगर मान लीजिए फार्मर है तो वो गायें अपने पास रखता है। तो एक तो होता है जो आपका वाइल्ड एनिमल काऊ भी मतलब दो तरीके की होती है। एक होती है जंगली गाय जो वाइल्ड यानी फॉरेस्ट में रहती है, या वो उसको मतलब ह्यूमंस अपने पास नहीं रखते, वो अपना घूमती रहती है। और एक होती है जो डोमेस्टिकेटेड यानी ह्यूमंस अपने पास रखते हैं, उसको फीड देते हैं, फिर उसका दूध निकालते हैं, उसको यूज करते हैं बाकी चीजों के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर इज काइंड ऑफ पिग, डियर, घड़ियाल, और इनके भी हमें वहां पे इसमें जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है उनमें ये मिला है। वी डू नॉट नो वेदर दी हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल देमसेल्व्स और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज। तो ये अभी नहीं पता कि इन लोगों ने, इनके बोन्स मिले हैं बट ये सर्टेन नहीं है कि ये बोन्स वहां पे आए कैसे। सो ये अभी एक मैटर ऑफ रिसर्च है जिसको अभी आगे स्टडी कर रहे हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट क्या है? आर्कियोलॉजी की आपकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या है? देखा था हमने कि ये क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली का मतलब क्या है? एक ये रिवर सिविलाइजेशन है। जो हड़प्पन आपकी सिविलाइजेशन है वो क्या है? रिवर सिविलाइजेशन। तो रिवर सिविलाइजेशन में वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर होता है उस एग्रीकल्चर में क्या होता है? डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। तो उसमें ये अगर स्टडी करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। वाइल द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमें इसमें ये पता करना है कि वो एग्जैक्टली एग्रीकल्चर कैसे यानी फार्मिंग करते कैसे थे वो। सो वर सीड्स ब्रॉडकास्टेड और प्लोड लैंड्स। तो ये क्या है? मेथड कि ब्रॉडकास्ट किए थे यानी या प्लो मतलब जो हल होता है उसको यूज करके बनाते थे, या डायरेक्टली उस एरिया में सीड्स को लगा देते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन। सो ये आपको बता रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें कहाँ से, इनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? सील पे अगर कोई एनिमल बना हुआ है तो ये फिर वो जो हिस्टोरियंस होंगे बताएंगे कि भी हाँ ये एनिमल उस टाइम पे था। फिर अगर मान लीजिए सील पे कोई अगर टूल बना हुआ है, अगर मान लो सोर्ड बनी हुई है, तलवार बनी हुई है, तो वे बोलेंगे कि हाँ उस टाइम पे तलवार यूज होती थी। तो जब ये टेराकोटा स्कल्पचर ये है टेराकोटा बुल, टेराकोटा इज ए काइंड ऑफ क्ले जिसको बाद में बेक करके पक्का कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? दिस इज ए बुल। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग में ये अगर ऑब्जेक्ट मिला, जब उसको मिट्टी को हटा के देखा गया, तो ये फाइंडिंग्स के बाद क्या हुआ? उन लोगों ने आइडिया लगाया कि हाँ उस टाइम पे बुल उन लोगों के पास था। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर। तो उन लोगों ने एक आइडिया लगाया, सिर्फ आइडिया लगाया कि इस बुल का यूज किया जाता था किसके लिए? प्लोइंग के लिए। प्लोइंग के लिए जो इस पे हल लगा के उसको जो एग्रीकल्चर लैंड को तो जो किया जाता, कल्टीवेट किया जाता था। मोरओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावाली इन हरियाणा। और इसी तरह से मिट्टी के कुछ प्लो के भी उसमें मिले हैं। ऐसे होता है कुछ प्लो जिससे जमीन में अगर उस पर गाय के या इस बुल के ऊपर बांध के जब चलाते हैं तो वो पूरा जमीन को नीचे खोदता हुआ जाता है, फिर उसके अंदर सीड्स लगा दिए जाते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंसेस ऑफ प्लॉट फील्ड। और कालीबंगा में प्लॉट फील्ड के भी एविडेंसेस मिले हैं। प्लॉट फील्ड क्या होता है? जब फील्ड में अगर आप प्लो चलाएंगे तो क्या होगी? लाइंस बन जाती हैं। अगर आपने देखी हो किसी खेती के एरिया में, नीचे ऐसे ट्रेंचेस सी बन जाती हैं, फिर उसके अंदर बीज लगा के उसमें पानी डाल दिया जाता है। तो वो लाइंस भी कालीबंगा में इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो अब आप ये सोचिए, आज से 5000 साल पुराने ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इनके एविडेंसेस भी मिले हैं 5000 साल पुराने। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फुरोज एट राइट एंगल्स। एंड ये बता रहे हैं कि कैसे उन एग्रीकल्चर जो फार्म्स थे उनका ओरिएंटेशन कैसा था। So the archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. So कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे? हार्वेस्टिंग क्या होते है? जब फसल पक जाती है और उसको काटने के लिए क्या टूल्स यूज किए गए थे, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करने की कोशिश की। डिड दी हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड्स का यूज करते थे उनको काटने के लिए, या मेटल टूल्स? तो ये आगे अभी स्टडी करेंगे। द मोस्ट हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड
लैंड्स वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड और फॉर एग्रीकल्चर। तो जिस एरिया में हड़प्पन्स थे वहाँ पे सेमी एरिड था। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है? अब देखिए ये एक छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिससे हमें क्या पता लगेगा कि हड़प्पन्स किस तरीके से अपनी, अभी तो हम लोगों को अपने एरिया के बारे में पता है, लेकिन अगर मान लिया आज से 5,000 साल पहले हमें अगर कुछ पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे? इन सब चीज़ों से। सेमी एरिड का मतलब होता है कि वहाँ पे बारिश यानी रेनफॉल बहुत कम होता। तो किस पे डिपेंडेंट है ये? रिवर पे। तो रेनफॉल कम है तो क्या होगा? रिवर वाटर पे डिपेंड है। तो रिवर वाटर पे डिपेंड है तो इसका क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन में क्या होता है? रिवर से कैनाल्स लगा के फील्ड्स में पानी की सप्लाई की जाती है, बिकॉज रेन इज नॉट अवेलेबल। सो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट दी हड़प्पन साइट ऑफ शोरटुगई इन अफगानिस्तान। तो इसके भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, बट नॉट इन पंजाब, बट नॉट इन एवरी प्लेस। सो कुछ एरियाज में हमें कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, कुछ एरिया में हमें कोई और एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये बिकॉज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट एंशंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग टाइम। सो अगर मान लीजिए उसमें इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम दी वेल्स वाज यूज फॉर, तो वेल से भी पानी निकाल के एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। बिसाइड्स वाटर रिसोर्सेज फाउंड इन धोलावीरा में हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर। सो ये डिफरेंट वाटर स्टोरेज, इरिगेशन एंड वेल्स किसके लिए यूज़ किए जाते थे? आपके एग्रीकल्चर को पानी सप्लाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कैसे ये एक प्लैन्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी।